आज के हमारे पहले सेगमेंट का, जिसमें कि हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। वो शेयर जो कि गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ खबरों के चलते ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारा चैट बॉक्स है उसमें भी जो शेयर जो है वो ट्रेंड करते हुए दिखाई देते हैं, उनको भी हम इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल करते हैं। एक एक करके जो है तमाम शेयरों पे बातचीत शुरू करते हैं। पहले शेयर पे सर सबसे ज़्यादा जो है नंबर 1 पे जो ट्रेंड कर रहा है, एक तो आईपीओ है जो भारत कोकिंग कोल का है, इस पर रिव्यू ले लेंगे लेकिन सबसे पहले जो है रिलायंस पे बात करना चाहेंगे आज, और आप दोनों की टिप्पणी इस पर जानना चाहेंगे। रिलायंस पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की जो है रिपोर्ट्स भी आई हैं, 1800 के ऊपर तक के टारगेट निकल करके आते हुए। अभी क्या करना चाहिए सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1500 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। क्या अभी जो है यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है? पिछले 3 दिन से ये लगातार ट्रेंड में बना हुआ है और बाजार को नीचे लाने में इन भाई साहब की बड़ी भूमिका रही है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस शेयर में आप पैसा तभी बनाते हो जब थोड़ा सा आप कॉन्ट्रा ट्रेड करोगे। रिलायंस में फंडामेंटली मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तीसरी तिमाही जो आएगी उनके जीआरएम्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे और इसका असर इनके प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली ऑयल एंड गैस के बिजनेस पे आएगा। अभी तो हमने ये भी खबर सुनी है कि रिलायंस बेसिकली मिनरल वाटर में आने वाला है, तो नए नए बिजनेसेस रिलायंस कोशिश कर रहा है कि एंटर करे। बट सबसे बड़ी बात है कि इस साल दैट इज मार्च के बाद मार्केट को ये भी अनुमान है कि शायद रिलायंस रिटेल का डीमर्जर या मोनेटाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि 1500 के करीब अगर कोई खरीदिया है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। देखिए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक में कोई ना कोई कारण से स्टॉक थोड़ा गिरा है, लेकिन 1475 1500 का लेवल अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदना चाहिए। अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, अच्छी खासी बढ़त आपको अगले साल तक मिलेगी। ठीक मैम, आपका व्यू लेवल्स क्या रहेंगे अभी? रिलायंस को लेकर के एक डिटेल डिस्कशन विपुल जी हम लोग कर चुके हैं कि क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसमें वैल्यू अनलॉकिंग का मौका मिलेगा। कंपनी जो नए नए बिजनेस मॉडल्स को ये अपने अंदर ले रहे हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो में ले रहे हैं, तो उससे फायदा ही होने वाला है। एंड कई सारे बिजनेस क्लास ऐसे हैं जिसमें डीप पॉकेट्स की जरूरत होती है, दे क्वालिफाइड फॉर दैट। सो ये कुछ ऐसे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग रिलायंस में एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली ऑन प्राइस चार्ट, यानी एक एब्सोल्यूट रिटर्न प्राइस चार्ट पर तो इन्वेस्टर्स को दिखेगा ही, साथ में जब ये कंपनीज अलग होकर के डीमर्ज करके आपको मिलेंगी, आपको बोनस के थ्रू मिल जाए या आपको लिस्टिंग का बेनिफिट मिल जाए, वो भी एक वैल्यू अनलॉकिंग वहां पर मिलने वाली है। नाउ रिलायंस को खरीदे कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो सवाल आना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो आप इसको अभी भी, ये बहुत ज्यादा टूटेगा नहीं, टू बी स्पेसिफिक कि कितना गिर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो रेंज मैं अभी देख पा रही हूँ, कल भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि 1450 के आसपास 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे आप इसकी रखिए इसका प्रोविजनिंग, बट 1450 के आसपास के भाव पर ये खरीदने लायक बनेगा। एंड वहां पर आपको निश्चिंत होकर के कॉन्फिडेंस के साथ में इसको खरीदना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और यहाँ से जो टारगेट दिए हैं 1800, साल भर के नजरिए से अचीवेबल टारगेट है, तो वन कैन ट्राई फॉर दिस। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और शेयर की जिसको लेकर के चिंताएं काफ़ी हो रही हैं। वो है एलडीआर के इशू को लेकर के एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके पोर्टफोलियो में है, क्या करें अविनाश सर, एक महीने में करीब 5%, पिछले 6 महीने में भी 3-4% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। बीते 6 महीने से कोई पॉजिटिव रिटर्न आए नहीं है। आपकी सलाह क्या रहेगी अब एचडीएफसी बैंक को लेकर के? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक हो गया है जहां पे कोई नया ट्रिगर नहीं है। अगर आप दूसरे बैंकों का बिजनेस अपडेट देखोगे तो मार्केट काफी उत्साहित है, स्पेसिफिकली सरकारी बैंक्स की अगर हम बात करें तो पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है। तो हमारा मानना है कि देखिए, अभी सरकारी बैंक्स काफी वेल पोजिशन्ड है। हो सकता है कि आपको सरकारी बैंक्स में ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिले और डेफिनेटली वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक जिनके पास है वो होल्ड करे। देखिए, नंबर्स आएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, नंबर्स का विश्लेषण होगा। मुझे लगता है उसके बाद एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो हम देखेंगे, बट फ्रेश बाइंग अभी फिलहाल मत करिए। जिनके पास है वो होल्ड करे, और अगर खरीदना ही है तो मैं समझता हूँ कि फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसके बाद कैनरा बैंक है, ये विकल्प देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लगा। ठीक सर, आपका समय भी हो गया है सर। जाते जाते बजट को लेकर के कुछ सलाह दे रहे हैं सर आप? अभी कहाँ पे कुछ बाइंग की जा सकती है, या फिर जाते जाते कोई रिकमेंडेशन आपकी और साथ में डिस्क्लोजर सर?
देखिए मुझे लगता है कि बजट में फर्टिलाइजर सेक्टर और मेरे ख्याल से जो मेरे ख्याल से जो ऑटो सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके वहां पे अच्छी अनाउंसमेंट्स आ सकती है मेरे ख्याल से। देखिए दिग्गज में हमको यही स्टॉक अच्छा लग रहा है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ऐसे वीक बाजार में अगर आपको पोजीशन लेनी है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा क्वांटिटी एमएनएम में खरीद के बैठ जाइए। बजट में नहीं बट डेफिनेटली जो रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर क्वार्टर के बहुत ही दमदार आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम कोई रखता है तो 3950 4000 का भी लेवल पॉसिबल है। तो ये हमारी तरफ से एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक एमएनएम। चलिए और मैम सर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर इनफैक्ट देखिए विपुल जो भी स्टॉक्स हमने आपको बताया हो सकता है हमारे क्लाइंट्स को भी वही स्टॉक्स हमने बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अम्बाला जी हमारे साथ बनी रहेंगी और साथ ही साथ हमारे साथ थोड़ी देर में अमित जैन जी भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन मैम जरा बड़े बड़े शेयरों पे तो काफ़ी बात हो गई, थोड़े छोटे छोटे शेयरों पे भी बात कर लेते हैं। और वो है एक तो मीशो, देखिए आप आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है, 5% का लोअर सर्किट लगा है। आज इसका जो है लॉक इन पीरियड जो है वो समाप्त हो रहा है, 2% एंकर इन्वेस्टर वाला, तो उसके चलते 5% का लोअर सर्किट जो है मीशो के अंदर देखने को मिल रहा है। ये अपने जो इसने हाई लगाया था वहाँ से करीब करीब अगर हम देखें तो 30-32% करेक्ट हो गया है। और कितना करेक्शन बाकी है, आप किस लेवल पे कंफर्टेबल होंगी मीशो में? मैं इसको 130-35 पर देख पा रही हूँ विपुल जी, एंड मैं वहीं पर पहले कोई इसमें बाय करना या नहीं करना वाला भी जो स्टेटमेंट आएगा वो मेरा 135 के पास ही मैं उसको ज्यादा कंफर्टेबली देखूंगी, क्योंकि हो सकता है कि उस बीच में कंपनी के डेटा वगैरह भी आ जाए एंड पोस्ट लिस्टिंग ये उसका पहला डेटा बनेगा, पहला रिजल्ट बनेगा। तो डेटा के साथ प्राइस को अलाइन करके देखना बहुत बहुत जरूरी है कि जो ब्यूटीफुल पिक्चर हमने आईपीओ से पहले देखी क्या वो आईपीओ के बाद वाले मार्केट में भी सस्टेन्ड है, तो उस चीज को ऑब्जर्व करना देखना जरूरी है। सो 130 से 135 तो मैं तो देख पा रही हूँ एंड आई विल वेट फॉर दैट। उससे पहले ये मुझे बहुत महंगा लगता है। अच्छा, जो लोग ले चुके हैं अब तो मान लीजिए उन्होंने आपको समय से पहले नहीं सुना, अब वो सुन रहे हैं, नए नए जुड़ रहे हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे? क्या एक बार लॉस बुक करें और नीचे आने का वेट करें, या शांति से बैठे रहें, जब नीचे आ जाए जो लेवल आप कह रही हैं उसके बाद एवरेज करें? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सिंपल, अगर आप मुझसे बात मेरी बात को समझते हैं या फिर आप आपको लगता है कि अभी तक आपने ऑब्जर्वेशन मुझे रखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, आई मीन दैट्स योर रेटिंग, जो व्यूअर्स देख पा रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि मीशो इज नॉट समथिंग टू होल्ड एज ऑफ नाउ। तो क्लियर स्टेटमेंट में बुक कर लेंगे तो आपका लॉस नहीं है, क्योंकि ये, और जब मैं बात ही कर रही हूँ यहाँ पर, हो सकता है मैं हर बार सही रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि 135 पर ये आ जाए तो आपका नुकसान काफी बढ़ सकता है। तो अभी आप चाहें तो बिल्कुल निकल सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा मैंने एक दूसरा स्टॉक सुझाया भी था, वो था ग्रो, कि अगर आपको एक अगला सवाल मेरा वही है, तो उस पर हम आपके पास आते हैं। मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक्स हो और हम छोड़ दें ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ये देखिए जो है बड़ा ज़बरदस्त कोट पहन करके अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अमित सर बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा पर। और गजब स्मार्ट लग रहे हैं सर, मतलब ये है, ड्रेसिंग सेंस आपका ज़बरदस्त है। हर बार जब आते हैं कुछ नया, कुछ क्रांतिकारी लुक लेकर के आते हैं, बहुत शानदार सर। बाजार भी क्रांतिकारी होने वाला है कुछ 8-15 दिन में। अरे सर हो जाए कुछ तो हो, मतलब जो है कभी कभी तो थकाने लगता है, तब लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा आज क्या लग रहा है सर, हालांकि अभी हमारा सेगमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी टिप्पणी हल्की सी कर दीजिए। कहाँ क्लोजिंग देख रहे हैं आप? हमने बोला है 26,200 के ऊपर हो पाएगी क्लोजिंग, या फिर 26,200 के नीचे रहेगी? सर 26,250 के ऊपर आ जाती है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जब तक 26,250 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक 25,975 और 26,250 की रेंज लगती है। ओवरऑल एक बड़ी बात कहना चाहूंगा, आज हम 7 जनवरी 2026 पे खड़े हुए हैं। अगले 15 दिनों के अंदर या फिर बाजार में 27,500 का भाव छपेगा या फिर 25,000 का भाव छपेगा। 25,000 का भाव अगर आना है तो इसको 25,975 के नीचे की स्टेबिलिटी दिखाना पड़ेगा, तब तो 25,000 का भाव आ सकता है। और 26,250 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है, आज कल परसों की क्लोजिंग मिल जाती है, स्पेशली वीकेंड की, तो ये 27,500 के लिए कंफर्मेशन दे देगा। तो अभी इन स्तरों पर बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर 100 पॉइंट महंगा भी लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश ब्रेकआउट के बाद बाय करना चाहिए 27,500 के लिए, जो पिछले बार भी एक टारगेट देके गया था 26,500 का, 27,500 का। चलिए, तो मतलब आर या पार,
या तो इस तरफ आर्या पार 8 से 15 दिनों के अंदर ये हो जाएगा। सेटअप ऐसा बन चुका है जो ब्रेकआउट सेटअप कहते हैं जिसको हम, या फिर डाउनसाइड या फिर अपसाइड। चलिए, तो मतलब जो है आर्या पार की स्थिति है, ये मानना है सर का यहाँ पर। आपने कहा ना अभी कि अब लोग थक जाते हैं, तो अब ये थक चुके हैं लोग, और ये थकाने वाला समय एग्जॉस्ट हो रहा है 8 दिनों के अंदर। चलिए, तो अगले 10-15 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोनस के साथ बने रहिए, बाकी जो है सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। माला मैम, जो बात चल रही थी वो थी ग्रो को लेकर के, धुआंधार फिर से रिकवरी आई है 2 दिन की 3 दिन की सुस्ती के बाद, और ये बातचीत लगातार हम कर रहे थे, फिर से जो है एक ही दिन में 4-4.5% की मतलब शानदार जंप इसने मारा है। 150-55 पे आप उस समय पहले भी कह रही थी खरीदने के लिए, अभी क्या करें मैम? ये जो रिकवरी है थोड़े दिन चलेगी क्या? अभी भी खरीद सकते हैं कि निकल गई गाड़ी? नहीं, अभी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आज भी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपका लगभग 30 रुपए का स्टॉप लॉस है एंड 185 का आपका टारगेट है, तो अभी भी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है कंसिडरिंग द फर्स्ट टारगेट ओनली। उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट टारगेट 185 का है, 210 का है, देन 240 का, ये 3 टारगेट्स के लिए हम इसको अभी भी देख सकते हैं। समय हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंडेड लगे, मैं ये मान के चल रही हूँ कि 3 से 4 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको सारे टारगेट्स का वेट करना है तो थोड़ा सा दायरा जरूर बढ़ा लीजिएगा। एंड जो स्टॉप लॉस है जो कंसीडर कर रहे हैं बाइंग इसमें, वो 130 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस इसके लिए ना रखें, क्योंकि इसके बाद फिर इसकी भी गाड़ी जो है ब्रेक डाउन हो सकती है बुरी तरह से। तो ये इसका एक व्यू है। बाकी मीशो को मैं वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मीशो थोड़ा सा वीक काउंटर है विपुल जी। मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। बिजनेस मॉडल बहुत मैटर करता है, और उस बिजनेस मॉडल के साथ जब आप बहुत एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है तो वो भी मैटर करता है। एंड लास्ट ईयर एक ऐसा, लास्ट 1.5 साल ऐसा रहा है जहां पर ऐसे काउंटर्स बहुत बुरी तरह से पिटे हैं मार्केट में, जहां पर ओवर वैल्यूएशन मार्केट से चार्ज की गई और परफॉर्मेंस वैसी अगले क्वार्टर्स में जब वो लिस्ट हो गए नहीं बनी। तो क्लोजली वॉच करो जहां पे पैसा लगा रहे हो। फिलहाल मीशो की कंपैरिजन में ग्रो इज बेटर। मीशो के कंपैरिजन में जो है ग्रोथ ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मौजूदा स्तर पर भी खरीदा जा सकता है। चलिए, आज एक और सेक्टर जो धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है, जहां बैक टू बैक जो है बिजनेस अपडेट निकल करके आए हैं, उस पर थोड़ी सी निगाहें जो है पैनी करते हैं। पहली कंपनी लेकर के आते हैं टाइटन लेकर के आते हैं। अमित सर, जरा देखिए टाइटन को आप, और ये बताइए अभी क्या करना चाहिए। आज शानदार रैली है, जेम्स एंड ज्वेलरी में ये काफ़ी लोगों के पसंदीदा शेयरों में शामिल है। 4.25% ऊपर, 4286 का लेवल, 174 रुपये ऊपर। क्या मौजूदा स्तर पर भी कोई गुंजाइश बन रही है? बीते 1 महीने में करीब 14% चढ़ा है। तीसरे क्वार्टर के अंदर जो इनका घरेलू कारोबार है वो पिछले साल के मुकाबले 38% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि अब रिजल्ट जब आएंगे, अब ये कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या तो इससे बेहतर प्रदर्शन करे। तीसरे क्वार्टर में इंटरनेशनल कारोबार लगभग 80% बढ़ गया है। तो काफ़ी शानदार बिजनेस अपडेट जो है यहाँ पर रहे हैं। ओवरऑल कंज्यूमर बिजनेस में 40% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। आपका व्यू क्या रहेगा सर करंट लेवल पे? विपुल जी, स्टॉक मार्केट की यही खास बात है कि जो पकड़ के बैठता है उसको रिवॉर्ड जरूर मिलता है। आज टाइटन देख रहे हैं कि जिस किसी ने भी आज से 10-15 दिन पहले लिया होगा, 4000 के नीचे मिला होगा उसको, और आज अचानक से 42-80 का भाव चल रहा है, 42-89 का भाव चल रहा है। डेली चार्ट देखते हैं ना विपुल जी, तो सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो बाजार एक्सट्रीमली ओवरबॉट दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेकआउट के दृष्टिकोण से देखूं तो अभी भी बाजार में इसमें पोटेंशियल दिखते हैं। यहाँ पर तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, अगर डाउन साइड कोई करेक्शन ट्रिगर होता हुआ 4200-4180 के आसपास मिलता है तो ले सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा 4060 रुपए का, लेकिन टारगेट पोटेंशियल यहाँ से भी 4500 चल सकता है और नीचे टूटने के बाद भी 4500 रुपए चल सकता है। ये बात टाइटन को लेकर के निकल के आ रही है। मैम, जरा आप सेंको गोल्ड पे नज़र डालिए, यहाँ पर भी धुआंधार रफ्तार, 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर क्या अभी कोई नई खरीदारी की चांसेस हैं क्या? हालांकि काफ़ी तेज़ हो चुका है, करीब एक समय था 12% से ज़्यादा की तेज़ी आ गई, और 368 रुपये 40 पैसे का हाई लगाने के बाद 12-13 रुपये नीचे 356 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई गुंजाइश है क्या मैम यहाँ पर? ये बहुत महंगा है, अभी यहाँ नहीं लेना चाहिए। लेना जरूर चाहिए लेकिन सही भाव पर। वो 330 के आसपास पे है, तो आज नहीं तो कल ये 330 के आसपास आ जाएगा। आसपास बोल रही हूँ, 5 पॉइंट्स प्लस माइनस के हिसाब से आप उसके देख लीजिए, लेकिन तभी खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो पेशेंस के साथ में वेट करो, ये भाव आना चाहिए।
रही बात इसमें टारगेट, तो टारगेट अगर आपको 330 के आसपास के रेंज में मिल रहा है, आराम से 370 से लेकर के आप 425 तक के भाव को एज अ टारगेट आप रख सकते हो। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में मेंटेन करके रखिएगा 300 रुपए का, बस इतना ही। 10% का स्टॉप लॉस है, बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। तो पेशेंस के साथ में वेट करो ताकि अच्छे स्टॉक में अच्छे टाइम पर आपको एंट्री मिल जाए। और ये स्टॉक्स के मार्जिन फिलहाल आप इनके रिजल्ट्स आने दीजिए, आपको दिखेगा कि क्यों इनमें बॉटम बाइंग दिख रही है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशन है इन स्टॉक्स के। नाउ अगर परमिशन है तो एक स्टॉक और है इसी सेक्टर का, छोटा स्टॉक है लेकिन मूवमेंट अच्छा बन सकता है। कौन सा मैम, कौन सा? शेयर दैट, ओके, RBZ, आई मीन अच्छा, RBZ, जी 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 जी, ठीक ठीक। तो हम उसको देख सकते हैं जो कि अभी 158 159 की रेंज में हमको मिल रहा है। आज का जो इसमें टारगेट्स जो मुझे लग रहा है कि आज एक दो दिन के मायने से जब तक आपका सेनको आपको बाइंग देता है तब तक शायद इसमें आपको टारगेट मिल जाएगा। लगभग 175 रुपए का पहला टारगेट अगर अभी खरीद रहे हैं हम इसको, और लगभग 195 रुपए का दूसरा टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली रखिएगा 138 का, एंड एक्सपोजर छोटा रखिए क्योंकि आप देखेंगे टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों परसेंटेज वाइज बड़े हैं, तो समझ के काम करिए अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो। जी, RBZ ज्वेलर्स, जरा इसको गूगल फाइनेंस का भी चार्ट लगा करके हम लेकर के आते हैं। इसके टारगेट स्टॉप लॉस जो है आपको दिखाते हैं 175 170 195, दो टारगेट यहाँ पर RBZ पे निकल करके आए हैं, और अभी जो है ये करीब चल रहा है 159 के आसपास। तो यहाँ से एक ठीक ठाक अपसाइड की उम्मीदें यहाँ पर की जा रही हैं। तो 175 पहला टारगेट, 195 दूसरा टारगेट, और यहाँ पर एक जो स्टॉप लॉस रखना है आपको वो 138 का रखना है। 138 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, 7.5% ऊपर है। तो ये पूरे सेक्टर की जो तेज़ी है, अंबाला जी का मानना ये है कि जो शेयर काफ़ी चल चुके हैं वहाँ पर दांव लगाने के बजाय ये 6-7% ऊपर है, यहाँ पर अभी और अपसाइड की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। 138 का 20 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 175 पहला टारगेट, 195 दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे रखेंगे नज़र RBZ ज्वेलर्स पर, और जैसे ही यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होती है या फिर अंबाला जी यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करती हैं तो दोबारा स्क्रीन पर इसको लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए 0.8% ऊपर निगाहें बनाए रखिए, और स्टॉप लॉस टारगेट का प्लीज़ जो है ध्यान रखिए। बहुत लोग सिर्फ टारगेट के बारे में बात करते हैं, जब भी शेयर कोई नीचे आता है स्टॉप लॉस क्या दिया था इसके बारे में बात नहीं करते। तो स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, अगर नहीं लगाते हैं तो बिल्कुल लगाना चाहिए। ट्रेड ही है, बाजारी है, पलट गया तो आपकी जो पूंजी है उसकी रक्षा करता है। 8.25% हो गया, अब 160 का स्तर देखने को मिल रहा है। निगाहें रहेंगी हमारी यहाँ पर, लेकिन इन सबके बीच में इसी सेक्टर से एक और शेयर लेकर के आते हैं, और वो है थंगामाइल। सर, थंगामाइल में भी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैम तब तक आप कल्याण ज्वेलर्स भी निकाल लीजिएगा ताकि पूरे इस सेक्टर के अंदर जो मोमेंटम है उसमें कहाँ कहाँ इसको प्ले किया जा सकता है हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सर, थंगामाइल अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, THANGAMAYIL थंगामाइल ज्वेलरी, और ये अभी 5.25% ऊपर है। 3671 का लेवल जो है देखने को मिल रहा है। एक महीने में इसने भी 16% की रैली ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, पर क्या यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, सवाल ये बनता है। विपुल जी देखिए, इसका जो प्रीवियस टॉप लगता था 3480 के आसपास का लगता था, आज हमने वो भी इस हफ्ते हमने वो भी ब्रेक होते हुए देखा है। बाजार 3695 के आसपास चल रहे हैं, इसके पोटेंशियल अभी भी बने हुए हैं। 3915 और 4075 यहाँ तक बढ़ सकता है, लेकिन करेक्शन पे बाय करना चाहिए 3550 के आसपास मिले तो। और यहाँ पर भी लेना चाहें तो छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं कम एक्सपोजर के साथ। स्टॉप लॉस ओवरऑल होगा मोटा मोटी 3400 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। 3975 तक के टारगेट पोटेंशियल दिखते हैं आगे आने वाले टाइम पर 8 से 15 दिन में। 8 से 15 दिन के अंदर, चलिए ठीक है, ये है बात थंगामाइल ज्वेलरी को लेकर के। मैम जरा कल्याण ज्वेलर्स पे भी नज़र डालिए, और चूंकि छोटे शेयरों पे भी आपकी निगाहें रहती हैं तो एक जरा देखिएगा जरा PC ज्वेलर्स जैसे शेयरों में कुछ हो सकता है क्या पहले, लेकिन कल्याण PC ज्वेलर्स में होल्ड कर रही हूँ, उसको मत पूछिए। ओफो, चलिए कोई बात नहीं। PC ज्वेलर्स इन माय पोर्टफोलियो एंड चलेंगे,
मतलब ये स्टॉक्स जो है जो नहीं चले हैं वो चलेंगे अभी, एंड दिस इज द टाइम एक्चुअली। सो आई एम होल्डिंग। इससे पहले भी एक बार नाम आया था इसका, तो उस समय पूछा था किसी ने कि पीसी ज्वेलर्स ले या फिर कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स ले या पीएनजी पीएनजी ले ले। तो मैंने बोला था कि मैं पीसी ज्वेलर में क्योंकि मैंने 11.5 से 18 रुपए का प्राइस मैंने देखा, उसको बुक किया, फिर वापस मैंने री एंट्री बनाई, इसलिए मैं होल्ड कर सकती हूँ। लेकिन कंपैरेटिवली अगर कुछ खरीदना है सेफर टाइप्स तो वो कल्याण ज्वेलर्स बनेगा, वो आपका पीएनजी बनेगा। एंड उसके बाद अब वो स्टॉक्स ने अच्छे परफॉर्म ही किया है, पीसी ज्वेलर्स ने उतना नहीं किया, बट लाइकली टू डू नाउ। बट आई एम होल्डिंग, इसलिए मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं दे सकती, बट पॉजिटिव आउटलुक है। चलिए, पॉजिटिव आउटलुक है यहाँ पर मैम का। लेकिन मैम कल्याण पे तो बताइए, कल्याण होगा वहाँ पर कि नहीं होगा? यस, थोड़ा सा नजरिया बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अब ये थोड़े से थकेंगे तो नहीं, लेकिन वैसे नहीं चलेंगे। जो एक मूवमेंट बॉटम बाइंग पे आता है ना विपुल जी, जैसे कि आपकी 450 460 की अगर आपकी बाइंग है, तो वहां वाला जो मूवमेंट होता है परसेंटेज वाइज काफी बढ़िया आ जाता है, और वो ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 12-13% का हो गया है। तो वैसा ही मूवमेंट अगर आपको लेना है, तो पिछली बार लगे थे कम समय, इस बार थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, तो वो ध्यान में रखें, वो समझे, एंड इसके बाद आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स अभी चल रहा है लगभग 525 के क्लोज में, तो 520 से 525 खरीदने लायक जोन है उनके लिए, जो अगले 3 महीने से 6 महीने इसको रख सकते हैं। बिकॉज जो यहाँ पर अब जो टारगेट ओपन होते हैं कल्याण ज्वेलर्स स्पेसिफिकली 580 रुपए से लेकर के लगभग आपको 650 रुपए के टारगेट आपको दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना मेंटेन करना है यहाँ पे? हमें यहाँ पर 480 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो फर्स्ट टारगेट पर 1:1 की सिचुएशन बन रही है, इसके बाद ट्रेल जरूर कर लीजिए, और जा सकता है। बॉटम बहुत निचले स्तरों पर ये स्टॉक्स हैं अभी, एंड वैल्यू होती है इनमें, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो इंट्रिंसिक वैल्यू इन कंपनीज में होती है। इसके साथ साथ एक स्टॉक और है अगर समय है, टाटा केमिकल्स। जी, क्योंकि वो टाटा केमिकल्स, हम ये केमिकल्स स्टॉक्स की बात कर ही रहे हैं। टाटा केमिकल्स 2 रुपए चढ़ चुका है जब से मैं इसको कोशिश कर रही हूँ देने के लिए। तो करंटली इट इज एट 767 के पास में, यानी 767 के पास में यह भी है। टाटा केमिकल्स अगर हम यहाँ से देखें, आराम से 805 रुपए का, एंड दूसरा टारगेट स्ट्रेट हमें 900 रुपए का दिख सकता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ही मैं सजेस्ट करूंगी, ट्रेलिंग नहीं। तो आप लोग यहाँ पर एक छोटे रिस्क पर, विच इज एट 725 रुपए का स्टॉप लॉस, अगर करंट एंट्री बना रहे हैं, तो 805 रुपए से लेकर के 900 रुपए तक के टारगेट हमको टाटा केमिकल्स में दिख सकते हैं। बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड एंड बॉटम बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। चलिए, ये आ गया स्क्रीन पर, नोट डाउन कर लीजिए। 805, 900, 805 एंड 900, 900। ये जो है बहुत लोगों की शिकायत रहती है, नंबर हिंदी में आप लोग नहीं बोलते हैं, तो प्रभु माफ कर दीजिए, कभी कभी फ्लो में हो जाता है, पर कोशिश करते हैं ज़्यादातर नंबर्स रिपीट कर दें इंग्लिश में। तो 805, 900 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह। फिलहाल के लिए 767 के आसपास ट्रेड करता हुआ एक स्टॉप लॉस दिया गया है 725 का, 725 रुपये का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर 805, 900 के टारगेट्स निकल करके आ सकते हैं 767 के जो है करंट भार प्राइस से। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे यहाँ पर तेज़ी अगर बढ़ती है या फिर गिरावट ऊपरी स्तरों से आती है तो स्क्रीन पर लेके आएंगे, या फिर स्टॉप लॉस टारगेट जो है में कोई बदलाव यहाँ पर किया जाएगा तो फिर यहाँ पर इसमें जो है हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो नज़र रखिए इसको लेकर के, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है। इस बीच RBZ ज्वेलर्स जो इससे पहले कॉल थी, वो अब 160 के ऊपर निकलता हुआ 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी तेज़ी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 175 और 195 का टारगेट, यहाँ 2 ट्रेड अभी तक आपको मिल चुके हैं, RBZ और टाटा केमिकल, दोनों अलग अलग सेक्टर्स के। तो यहाँ पर निगाहें आप इन दोनों पर रखिए, और टाटा केमिकल 767 के आसपास ट्रेड करता है। ठीक, अब चलते हैं जरा एक इस सेक्टर की कल्याण ज्वेलर्स से जुड़ी हुई एक और जानकारी जो है PNG गडगिल, जिसका जिक्र अभी मैम कर रही थी। सर जरा PNG गडगिल को देखिए, PNG GAD GIL, ये भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये अभी 1-1.5 साल पहले ही लिस्ट हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं चार्ट्स? लंबा कंसोलिडेशन, लंबी सुस्ती के बाद अब जो है थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। इस रिकवरी में कहाँ तक जाएगा? आज 4% की तेजी है, आपका क्या व्यू है इस पर? सर ये हमारे पूना की कंपनी है, पूना का ही ओरिजिन है इनका। ये अभी ओवरऑल देखिए, अभी फ्रेश ब्रेकआउट आया है विपुल जी, 612 रुपए के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये ट्रेड सेटअप को खराब नहीं करेगा।
आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लगता है 650 और हो सकता है प्रीवियस हाईस को टेस्ट करता हुआ नजर आए 680 के आसपास का। तो अगर किसी को बाय एंट्री प्लान करनी है तो 2 एंट्री होंगी। एक तो आज की क्लोजिंग अगर 632 रुपए आज करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होती है तो बीटीएसटी किया जा सकता है, वरना करेक्शन में 623 रुपए में क्वांटिटी ऐड की जा सकती है और 616 रुपए में। तो ये 2 एंट्री पॉइंट होंगे। करंट मार्केट प्राइस में 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिमेनिंग 20% 623 में ऐड करिए और रिमेनिंग 20% 616 रुपए में ऐड करिए। स्टॉप लॉस होगा 610 रुपए के नीचे का। टारगेट इसके पोटेंशियल 660 रुपए और 690 रुपए आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, एक शेयर मैम छोटे शेयरों में शामिल है, अक्सर हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग का हिस्सा भी रहा है। यस बैंक जरा देखिए, यस बैंक में क्या कर सकते हैं। 23 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1% आज तेज है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या बीच में ये उम्मीद है क्या, अभी जब से इनकी बिजनेस अपडेट आई है ना, इन्होंने अपने जो जारी किए हैं उसके बाद से थोड़ी सी रिकवरी एक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक खबर भी है, एनएसडीएल से रिटेल डीमैट अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र को मंजूरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है यस बैंक को। इसके अलावा यस सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। बीते एक महीने में करीब 5% के आसपास की तेज़ी यस बैंक के शेयर में देखने को मिली है। ट्रांसफ़र के लिए सभी ज़रूरी कदम जो है वो बैंक उठाएगा। हाल ही में अब इनके बोर्ड मीट भी होने वाली है, शायद 12-13 को, अभी 1-2 दिन पहले ही हमने बताया था 12-13 तारीख को होगी यहाँ पर। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी यस बैंक को लेकर के? यस बैंक जो इस महीने 5% चढ़ा, ये पूरा आपके व्यूअर्स को मिला है, क्योंकि 22 रुपए पर रिकमेंड किया था हमने, एंड 22 रुपए से 23 रुपए तक ये 5% का ही मूव है। तो पॉइंट वाइज बेशक कम लगता है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर समझे तो ठीक ठाक ही है। बाकी फिलहाल आगे क्या कर सकते हैं, तो जो फ्रेश बाइंग का व्यू बना रहे हैं, बनाइए थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोजर के साथ बस, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, दैट्स ऑल। बाकी फिलहाल यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट बची है कि नहीं, बची है, और अभी 23 रुपए है। यहाँ से आप अगला टारगेट आप लगभग 23 रुपए 80 पैसे का मान के चलिए, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो। बट अगर आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो 25 रुपए से 27 रुपए की आप इन्वेस्टमेंट तैयारी जो है रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जरूर आप 21 रुपए पर मेंटेन करके रखें, चाहे आप 22 रुपए पे आए थे या फिर आप 23 रुपए पर आ रहे हो, एंट्री बना रहे हो आई मीन, तो स्टॉप लॉस जो है वो 21 रुपए का ही रहेगा। उससे पहले इसमें एग्जिट की सिचुएशन नहीं बनती है, बशर्ते अगर आपको लग रहा है कि 22 रुपए किसी रीजन से आ जाए तो वहां पर थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज एडिशन करने की कोशिश कर लीजिए। लग नहीं रहा है हाल फिलहाल में आए, पहले ये ऊपर की तरफ ही निकलने जैसा लग रहा है। अभी भी खरीद सकते हैं ना 25-27 के टारगेट में। ठीक, यस बैंक के बाद जरा लेकर के आते हैं सर, एक ये भी हमारे छोटे शेयर का हिस्सा रहा है, संवर्धना मदरसन। ये ऑटो इंसल्री सेक्टर जो है ना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी, अच्छी रिकवरी आ रही है, उसमें एक शेयर जो है वो अच्छा मोमेंटम दिखाया है, अब 120 के आसपास पहुंचता हुआ। ये भी 4-5% चला है बीते एक महीने में। हमारे एक दर्शक का भी सवाल है इस पर, और जो है कह रहे हैं कि सर संवर्धना मदरसन में अभी क्या करना चाहिए, प्लीज़ इसको रिव्यू कर दीजिए। तो थोड़ा सा रिव्यू अगर आप कर दें सर, क्या करें, क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं भविष्य को लेकर के दिखाई दे रही हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? विपुल जी, चार्ट सेटअप बहुत बढ़िया है इसका, और अब मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन कर चुका है ऑलरेडी। अब इसमें 2-4 दिनों में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जो अभी बाजार का भाव 121 रुपए के आसपास का चल रहा है, 128 रुपए और 132 रुपए ऑन द वे है। लोअर साइड में 116 रुपए 60 पैसे के नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही है तब तक ये टेक्निकल सेटअप एकदम जोरदार है। तो करंट मार्केट प्राइस में भी अगर किसी को लेना है तो 116 रुपए 60 पैसे के नीचे के स्टॉप लॉस से 128 और 132 रुपए के टारगेट के लिए ले सकता है। अभी भी खरीद सकते हैं। टारगेट क्या बताया सर आपने? 128 रुपए और 132 रुपए। 128-132 के लिए अभी भी यहाँ पर मौके जो है वो तलाशे जा सकते हैं। संवर्धना मदरसन जो है ये अच्छा शेयर निकल करके आया। इसके लिए बस एक ही कंसर्न है थोड़ा सा, वो यूएस ट्रेड डील वाला मसला। फंडामेंटली चार्ट्स पे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है अमित जी को, उस पर अगर कुछ अपडेट आ जाती तो फिर इसके लिए तो और बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन इस बीच एक शेयर और जो कि आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, बहुत दिनों बाद हमने देखा कि टाटा समूह के शेयरों में फिर से जान आई है। टाइटन चल रहा है, टाटा मोटर्स पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, और आज चल रहा है टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टेक्नोलॉजी पे मैम जरा नज़र डालिए, क्या करना चाहिए, टाटा टेक में क्या संभावनाएं आपको भविष्य के लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आज अगर हम देखें तो करीब 4.25% ऊपर टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर 680 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई मतलब फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है? यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई है मैम जेपी मॉर्गन की, और
उन्होंने जो है अपग्रेड किया है टाटा टेक को, उसके बाद से ये रैली आई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा टेक को लेकर के? कई सारे स्टॉक में अपग्रेडेशन आया है, उसमें टाटा एलेक्सी है, KPIT है और अब उसमें टाटा टेक्नोलॉजी भी शामिल है। आपका व्यू टाटा टेक पे? देखिए, टाटा टेक 650 रुपए पर बाय रिकमेंडेशन में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, एंड आप देखेंगे कि 650 से 680 का मूवमेंट बहुत फास्ट और बहुत लोअर, मतलब एंट्री बहुत मायने रखती है, और 650 पर हम इसमें एंट्री बना चुके हैं अपने स्विंग ट्रेड मेंबर्स के लिए। सो दिस इज द डिस्क्लोजर। नाउ आगे का क्या व्यू है यहाँ पर? आसानी से हम लोग, मुझे तो 700 रुपए का एक, किसी को अगर फ्रेश एंट्री बनानी है मतलब डिस्क्लोजर के बाद भी, तो यहाँ पर 710 रुपए का एक पहला टारगेट मैं देख पा रही हूँ, और लगभग 760 रुपए का। तो ये तो टारगेट्स है जो अचीवेबल है स्विंग ट्रेड के माध्यम से। बाकी क्योंकि आप इसमें एक बहुत ही बॉटम लाइन लेवल पर एंट्री बना रहे हैं, तो दिस इज द टाइम जहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचा जा सकता है, एंड इट वोंट डिसअपॉइंट दिस टाइम, क्योंकि आप एक अच्छे भाव पर एंट्री कर रहे हो। मैं फोकस बार बार अच्छे भाव की बात कर रही हूँ, तो 800 रुपए 820 तक भी ये जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अप टू 710 यानी 710 एंड 760, थोड़ा सा और मिड टर्म तक अगर आप इसको खींच सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो 800 से 820 भी आपको मिल जाएंगे। तो करंट प्राइस पर लेने लायक है। स्टॉप लॉस 630 का मेंटेन कर लीजिएगा। चलिए, तो करंट भाव पे लेने लायक है, ये फिलहाल के लिए यहाँ पर राय निकल करके आती हुई। अच्छा, अभी जो है हमने 2-3 हाल की लिस्टिंग पे बातचीत की, मीशो हो गया, ग्रो हो गया। सर एक और शेयर है, वो है फिजिक्स वाला। ज़रा इस पर काफ़ी क्वेरीज, ये हमारे चैट बॉक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। मतलब इसमें कोई रिकवरी नहीं रही, कुछ में बहुत सारे शेयर ऐसे रहे जो उतने रिटर्न भले ना मिले हो, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिली। इसमें लगातार सुस्ती बनी हुई है। क्या कोई सलाह है सर आपकी फिजिक्स वाला में? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो एक कमेंट ऐड करना चाहूंगा कि आपने अभी अभी एक बात कही कि टाटा समूह में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हाँ। तो अपने बहुत सारे व्यूअर्स, अपने परिवार के मेंबर ऐसे हो सकते हैं जिनको इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं पता है, तो ये होता है इंडेक्स मैनेजमेंट। कल हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री एक अकेला दिग्गज ऐसा शेयर है जो निफ्टी में 10% से ज्यादा का वेटेज रखता है। कल रिलायंस को हमने गिरते हुए देखा, और टाटा में आपने आइडेंटिफाई करके अभी कहा कि टाटा समूह में 5 से 7% की तेजी आ रही है। तो विपुल जी, इस तरह से इंडेक्स मैनेजमेंट होता है कि कहीं ना कहीं अगर बाजार को सस्टेनेबिलिटी देनी है, क्रैश होने से बचाना है, तो इंडेक्स इसी तरह से मैनेज होता है, यानी अपने आप को इंडेक्स इस तरह से रोक के रखता है। तो जो मैंने व्यू शेयर किया हुआ है कि 25,975 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाती है, और अगर इस तरह के समूह बाजार की गिरावट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो 27,500 का भाव मोस्ट लाइकली बाजार में लग जाएगा। तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट की एक सटीक एग्जांपल था हमारे सामने, जो हमारे दर्शकों के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। बाकी फिजिक्स वाला की बात कही सर आपने, फिजिक्स वाला थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा पेनफुल अभी और रह सकता है। ओवरऑल अगर ये गिरावट 123 रुपए के आसपास मिलती है तो वहां पर जरूर लेना चाहिए, तब उसके बाद हमें 132 रुपए और प्रोबेबली 136 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एंट्री प्लान करना थोड़ा खतरे से खाली हो सकता है। किसी भी दिन एक गिरावट मिलेगी, आप लोगों को एक बिड होती है गुड टिल कैंसिलेशन, GTC बोलते हैं जिसको हम, या फिर उसको GTD भी बोलते हैं कुछ ब्रोकर लोग। तो 123 124 के आसपास की वो बिड लगा के रखना चाहिए 132 और 136 रुपए के टारगेट के लिए। एग्जीक्यूट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये बात फिजिक्स वाला को लेकर के हो गई। 2 काउंटर लास्ट के अब डिस्कस करने का समय जो है हम इस सेगमेंट के लिए है, फिर अगले सेगमेंट की तरफ रुख करेंगे। पहला जो है वो मैम जरा देखिए IEX पे काफ़ी सारे अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आए हैं और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। करीब 2.5% की तेज़ी 150 के पार जो है ये पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। कल एकदम से जो है काफ़ी तेज़ी यहाँ पर आई और जो है इस तरह की बातें निकल के आई कि कपलिंग रेगुलेशन को लेकर के शायद वापस हो सकता है मामला। तो अब CRSC के मामले में अभी फ़िलहाल के लिए कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं हुई मार्केट कपलिंग को लेकर के, तो ये जो है ये इसको लेकर के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो है इसका विड्रॉल हो सकता है, इसके चलते जो है हम देख रहे हैं कि आज तेज़ी देखने को मिल रही है। APTEL में सुनवाई शुक्रवार के लिए फ़िलहाल तक के लिए अभी के लिए टाल दी गई है और रेगुलेटरी दबाव से कंपनी के रेवेन्यू मार्जिन पर जो है इसका असर होगा और उसके बाद से शेयर रिकवरी नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है 1.5-2 साल से बीच बीच में रैली आती है, फिर कोई खबर आती है, फिर नीचे जाता है। पहले मैम IEX आपकी टिप्पणी।
आईएएस के ऐसे आप इसको देख सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकली आप इसको ट्रेड करो, आप इसमें फंडामेंटल्स को मत ढूंढिए। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो आप इसको हमेशा एक सही जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड फिलहाल के लिए आईएक्स अभी 5152 यानी 150-55 ये रेंज में बोल दे रही हूँ, क्योंकि अगले 1-2 दिन में यही रेंज जो है हमको ट्रेड होते हुए दिख सकती है। तो इस रेंज में हम जब इसको खरीद रहे हैं, यानी हम इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में देख सकते हैं आज के प्राइस पर भी। एंड यहाँ से जो हम टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे मिनिमम, वो पहले ही टारगेट हमको 170, 170 एंड दूसरा टारगेट लगभग 185 का हम आराम से यहाँ पर देखने पाएंगे। रही बात स्टॉप लॉस, तो टेक्निकल स्टॉप लॉस मेंटेन करिए इसका, जो कि है 133। तो समटाइम्स प्राइस बहुत सिंपल होता है, वही बता देता है क्या करना है। तो इसने यही बताया है कि फिलहाल आप 133 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस रखो, जो कि रिसेंट सपोर्ट है। एंड इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस इसके लिए बन चुका था, आज बहुत टेक्निकल ही है ये ट्रेड, मतलब 170 से 190 के टारगेट का वेट कर लीजिए। समय कितना लग सकता है, आप इसको 2 हफ्तों से 7 से 8 हफ्ते का ही समय दीजिए, उतने में ये मूवमेंट हो जाना चाहिए। एंड जब हो जाए तो निकल भी जाइएगा, पकड़ के मत बैठे, क्योंकि फिर ये कूल ऑफ होगा और आपका प्रॉफिट वाइप आउट हो सकता है। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है, पकड़ के नहीं बैठना है। आईईएक्स पर फिलहाल के लिए रहा है, एमसीएक्स पर लेकर के अब आप जरा टिप्पणी जानते हैं जी। अमित जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आईईएक्स की एक ब्लॉक डील हुई थी 25/7/2025 के दिन, जब ये बाजार जिस दिन क्रैश किया था, यानी अचानक से 170 180 से ये 140 तक ढह गया था। 145 के आसपास की ब्लॉक डील हुई थी, उसको पार करके बाजार 152 रुपए चल रहा है। तो अब ब्लॉक डील जिस किसी ने भी ली थी उसको पता था कि बाजार वो सर, और ये जो भी ब्लॉक डील्स होती हैं ये बड़े लंबे नजरिए के लिए होती हैं, ऐसे नहीं होती कि आज ले लिया कल बाजार 2-5 रुपए भाग गया तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा। तो 145 या 146 के लेवल में अगर मिलता है तो 142 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से और अगर थोड़ा सा उसको कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो 140 के नीचे के स्टॉप लॉस से 157 और 163 रुपए के लिए लिया जा सकता है। और ये अभी जिस किसी ने भी उस समय लिया होगा, बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी थी, तो अब उसको भी एग्जिट प्लान करने के लिए यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। हम जैसे एनालिस्ट की नजर में आएगा ये जब भागेगा, हम लोग बाय रिकमेंड करेंगे, तब वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक, और मेरा जो सवाल था आपसे वो एमसेक्स को लेकर के था, क्या सलाह रहेगी सर? सर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बढ़िया चल रहा है सर, अभी तो 2282 के आसपास का भाव है इसका। मुझे ऐसा लगता है कि ये पोटेंशियल अभी और कंटिन्यूएशन पे रहेगा। नो डाउट थोड़ा सा टेक्निकली अगर देखें मंथली और वीकली चार्ट को तो एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये 1-2 हफ्तों में और एक्सपांड हो जाएंगे इसके टेक्निकल टारगेट्स। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी 15 दिन के अंदर 2500 रुपए का भाव दिख सकता है। 2180 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से इसमें एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक, ये बात एमसेक्स को लेकर के निकल के आई है। चलिए अब इस सेगमेंट को मुझे लगता है कि स्टॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं और अभी भी जो है बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो ट्रेंड में हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है इस सेगमेंट को समाप्त करना होगा।